औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एफबीआर का इंट्रोडक्शन क्या है, एफबीआर के फंक्शन और एफबीआर की पावर्स क्या हैं। बीकॉम के पास्ट पेपर 2019 में ये सवाल आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगर आपने बुक देखनी हो, ये इनकम टैक्स प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, उसका चैप्टर नंबर 15 है। पास्ट पेपर में क्वेश्चन किस तरह आया है, कह रहे डिस्कस द पावर्स एंड द फंक्शन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, के बोर्ड के पावर्स और फंक्शंस डिस्कस करें, क्या क्या पावर्स हैं। आंसर में सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है इसका। आंसर में इंट्रोडक्शन आएगा, फिर हिस्ट्री देखेंगे हम इसकी, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एफबीआर में को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, कौन कौन से लोग हैं इसमें, चेयरमैन कौन है एफबीआर का, चेयरमैन का क्या काम होता है, हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है एफबीआर में। देन उसके बाद फंक्शंस ऑफ एफबीआर और पावर्स ऑफ एफबीआर। ठीक हो गया। अब इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में आपने वो सारा कुछ लिखना है कि ये एफबीआर कब बना, इसका एफबीआर नाम कब रखा गया, ये पहले क्या था। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, द ओल्ड नेम ऑफ द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एफबीआर का जो पुराना नाम है वो सीबीआर था। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 यूजेस द वर्ड बोर्ड फॉर सीबीआर एंड एफबीआर। ठीक है, अगर हम खाली बोर्ड की बात करें तो बोर्ड का मतलब भी एफबीआर ही होगा। बोर्ड इज़ द हाईएस्ट टैक्स अथॉरिटी इन द पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी टैक्स अथॉरिटी है। टैक्स कितना लगाना, कब लगाना, किसको लगाना, ये सब जो है ना एफबीआर डिसाइड करता है। इट हैज़ द जुरिसडिक्शन टू एक्सरसाइज द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है उसको मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने के इख्तियारात भी एफबीआर के पास ही हैं। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2017। ये आई थिंक 2007 है, 2017 नहीं है जी। एफबीआर का जो एक्ट है 2007, उसके मुताबिक ये बोर्ड बनाया गया, जो कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी टैक्स अथॉरिटी है। ये आपने छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन लिख देना है। उसके बाद हिस्ट्री आपने बतानी है जी। हिस्ट्री इसकी कहाँ से जनरेट हुई, क्या पाकिस्तान में जो टैक्स लगाने वाली अथॉरिटी यही थी, क्या शुरू से ही यही काम कर रही है। हिस्ट्री तो खैर बहुत लेंथी है, लेकिन हम इसको समराइज़ करते हैं यहाँ पे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सीबीआर वाज क्रिएटेड ऑन अप्रैल 1, 1924। ठीक है, 1924 में ये क्रिएट की गई थ्रू इन एक्टमेंट ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924। पहले एक्ट बना, सीबीआर का एक्ट बना, उस एक्ट के तहत एक बोर्ड बना दिया गया, एक अथॉरिटी बना दी गई जो पूरे पाकिस्तान से, बल्कि तब तो पाकिस्तान नहीं था, पूरे बर्रे सगीर से वो जो है ना वो टैक्स कलेक्ट करने का ये वाला कानून चलता था। इन 1944 अ फुल फ्लेज रेवेन्यू डिवीजन वाज स्टैब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि एफबीआर जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस अरेंजमेंट कंटिन्यूड अप टू 31 अगस्त 1960। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त कौन सा कानून इम्प्लीमेंट था इनकम टैक्स का, 1924। ठीक है, और कब तक रहा, ये तकरीबन 12-13 साल तक जो है ना वो 1960 तक यही इम्प्लीमेंट था। व्हेन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी सीबीआर वाज मेड ऑन अटैच डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये फिर अटैच डिपार्टमेंट बन गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। ये आपने इसकी हिस्ट्री में लिख दिया। उसके बाद फिर थोड़ी सी हिस्ट्री आगे बताता है। इन 1974 फर्दर चेंजेस वर मेड टू स्ट्रीमलाइन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फंक्शंस। कंसिक्वेंटली द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन सीबीआर वाज क्रिएटेड। ठीक है, आपको पता है जब भी कोई नया इदारा बनता है तो वो स्टार्ट में वैसी वर्किंग नहीं कर पाता, आहिस्ता आहिस्ता फिर वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीलियाँ की जाती हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन की जाती हैं, फिर जाके वो प्रॉपर वर्किंग में आता है। तो सीबीआर में जो चेयरमैन की पोस्ट जनरेट की गई थी वो 1974 में जनरेट की गई।
By the enactment of FBR Act 2007 in July 2007 the CBR has now become FBR। तो ये यहाँ पे 17 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 2007 आना है। ठीक है, ये भी एक MCQs है कि FBR कब अपना नाम चेंज किया CBR ने 2007 में। हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि इनकी हायरार्की क्या है, किस तरह ये काम करते हैं, इसमें कौन लोग हैं जो मेन टॉप में मैनेजमेंट में मौजूद हैं। द FBR प्रेजेंटली कंप्राइजेज चेयरमैन एंड 11 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, 11 मेंबर्स हैं और एक चेयरमैन होता है जो उनका हेड होता है। अब उनमें 11 मेंबर्स के आगे फर्दर डिवीजन बताई गई है। 3 लाइन मेंबर्स विच इंक्लूड मेंबर डायरेक्ट टैक्स, मेंबर सेल टैक्स एंड फेडरल एक्साइज एंड मेंबर कस्टम। चूँकि FBR जो है ना वो सारा टैक्स कलेक्ट करना FBR का काम है वफाकी, तो इस वजह से ये 3 हेड से टैक्स कलेक्ट होता है। डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज से टैक्स इकट्ठा होता है, और कस्टम जो है ना वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम को देखती है। तो ये तीनों हेड के अंदर जो 3 मेंबर हैं इनके, ये बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं। उसके अलावा 4 फंक्शनल मेंबर्स होते हैं जो फंक्शंस को देख रहे होते हैं कि फंक्शन सही परफॉर्म हो रहे हैं, ये नहीं पीछे 3 मेंबर्स ने तो पॉलिसी बना देनी है कि जी हमने इस हेड से इतना टैक्स कलेक्ट करना है। तो बाकी ये जो 4 मेंबर्स हैं ये उनको टैक्स को कैसे कलेक्ट करना है, ये 4 मेंबर्स उन फंक्शंस को देखते हैं कि क्या फंक्शन सही परफॉर्म हो रहे हैं। 4 फंक्शन मेंबर्स आर मेंबर फिस्कल, यानी कि रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स होती है इनकी। मेंबर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तमाम ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट का एक मेंबर होता है कि किस आदमी को कहाँ लगाना है, किसको कहाँ पर लगाना है, ये सारा वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देख रही होती है। उसके अलावा मेंबर ऑडिट होता है। मेंबर ऑडिट ये देखता है कि क्या हमारे जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ ऑफिशियल्स हैं क्या वो सही काम कर रहे हैं, ठीक है, जो उनको पावर्स दी गई हैं वो पावर्स के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। फिर आ जाता है मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन। मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, रिटायरमेंट्स, ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन कि कहाँ किस लोकेशन में कौन सा ऑफिस, उस ऑफिस में क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगी, ये सारा मेंबर जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होता है। उसके बाद फिर सपोर्ट मेंबर्स आते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मेंबर लीगल, मेंबर टैक्स पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स एंड मेंबर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मेंबर फैसिलिटेशन एंड टैक्स एजुकेशन। ये सारे मेंबर्स के इन्होंने वर्क डिवाइड कर दिए गए हैं ताकि जो है ना काम स्मूथली परफॉर्म हो। अगर ये सारे काम एक ही बंदा देखेगा तो उसमें इतनी इफ़ेक्टिवनेस नहीं आ सकती, इतनी स्मूथनेस नहीं आएगी जितना कि अगर हम काम को डिवाइड कर दें और अलग-अलग पर्सन को अपॉइंट कर दें कि आपने ये काम सारा देखना है, तब जाके काम सही परफॉर्म होगा। तो ये हमने मेंबर्स की डिवीज़न पढ़ ली कि जो 11 मेंबर हैं उनकी डिवीज़न कैसी है। इनमें से MCQs भी बन के आ सकते हैं और क्वेश्चन में तो आपने लिखना ही है ये जी। चेयरमैन होता है हेड ऑफ बोर्ड। सॉरी, चेयरमैन क्या है, हेड ऑफ बोर्ड होता है। FBR का जो हेड होता है वो चेयरमैन कहलाता है। इन एग्जिस्टिंग सेटअप द चेयरमैन FBR बीइंग द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द बोर्ड एज वेल एज सेक्रेटरी ऑफ द रेवेन्यू डिवीजन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक FBR का जो चेयरमैन है इसके पास 2 अथॉरिटीज़ हैं, एक तो वो रेवेन्यू डिवीज़न का सेक्रेटरी भी है और दूसरा FBR का वो चेयरमैन भी है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं वो देखें। वैसे तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरमैन की होती है, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक कर दी गई हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके अंडर देखी जाएंगी। सबसे पहले फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसीज़। फ़िस्कल पॉलिसीज़ मुल्क में जो होती हैं ना वो तमाम बजटिंग पॉलिसीज़ के दौरान इस्तेमाल होती हैं कि किस तरह से पैसा इकट्ठा होगा और कहाँ कहाँ पे ख़र्च होगा। जो अपना टारगेट हमने अचीव करना है, अपने रेवेन्यू का टारगेट अचीव करना है, वो किस हेड से अचीव करना है, ये सारी फ़िस्कल पॉलिसीज़ के अंदर आता है। इसका हम अलग एक लेक्चर बनाएंगे, उसके ऊपर देखेंगे कि पूरी फ़िस्कल पॉलिसी होती क्या है, प्रीवियस ईयर की फ़िस्कल पॉलिसी कितनी इफेक्टिव रही है और आगे की फ़िस्कल पॉलिसी क्या बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ फेडरल टैक्सेस। फेडरल टैक्सेस कौन से हैं, प्रोविंशियल टैक्सेस कौन से हैं? जो कि फेडरल टैक्सेस हैं उसमें आ जाता है आपका सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, फेडरल एक्साइज एंड कस्टम।
ये फेडरल टैक्स हैं। और जो प्रोविंशियल टैक्स हैं वो सर्विसेज पे टैक्स होते हैं, या कोई स्टैम्प पेपर की ड्यूटीज़ हैं, इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या प्रॉपर्टी उस पर जो रेट वगैरह टैक्स वगैरह लगता है वो वाले प्रोविंशियल के अंडर चले गए हैं टैक्स। ठीक हो गया। तो ये भी काम जो है FBR का है कि कितना टैक्स कहाँ कहाँ लगाना है आपने, सारा रिव्यू होने के बाद चेयरमैन उसकी अप्रूवल देगा। जुडिशल फंक्शन ऑफ हियरिंग ऑफ अपील, जुडिशल फंक्शंस, कानूनी जो फंक्शंस होंगे वो अपील की हेयरिंग किस तरह से होगी, क्या प्रेस्क्राइब परफॉर्मास होंगे जिसके मुताबिक आप अपील फ़ाइल कर सकते हैं, वो सारा FBR का चेयरमैन जो है ना उसको अप्रूव करेगा। His responsibilities also involve interaction with the offices of the President, Prime Minister, all economic ministries as well as trade and industries। तो ये जो तमाम मिनिस्ट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के अलावा जो मिनिस्ट्रीज़ हैं जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स को डील करती हैं, जो कि डायरेक्ट अपनी मुआशियात के साथ जुड़ी होती हैं, पाकिस्तान की मुआशियात के साथ, जैसे ट्रेड है, बहुत अहम है ये मिनिस्ट्री। ठीक है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, ये सारा तिजारत से इसका ताल्लुक़ होता है। तो इसके साथ मिलकर इन्होंने पॉलिसीज़ बनानी होती हैं। ज़ाहिर बात है FBR अकेला चेयरमैन जो है वो ख़ुद कुछ नहीं करेगा जब तक सारों की कंसर्न नहीं होगी, तो वो मुल्क के अंदर हालात बेहतर करने के लिए जो है ना वो पॉलिसीज़ बनाएंगे और इन सारी मिनिस्ट्रीज़ के साथ उनका लिंक होगा। द बोर्ड शैल एग्जामिन, सुपरवाइज एंड ओवरसी द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्किंग ऑफ ऑर्डिनेंस। बोर्ड का ये भी एक काम होगा कि वो तमाम जो ऑफिस उसके अंडर काम कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपर ऑर्डिनेंस के मुताबिक ही टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस से हटकर काम तो नहीं कर रहे हैं, तो ये भी FBR के अंडर ही होगा। ये भी बोर्ड चेयरमैन जो है वही इस चीज़ को अंडर कर। द चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू एंड द CIR अपील्स आर सबऑर्डिनेट टू द बोर्ड एंड CIR आर सबऑर्डिनेट टू द चीफ CIR। CIR का मतलब कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। ठीक है। बोर्ड के अंडर 2 पोस्टें हैं, एक चीफ कमिश्नर बोर्ड को यानी कि चेयरमैन को जवाबदेह है, और दूसरा CIR अपील्स, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स, ये बोर्ड को जवाबदेह हैं। आगे इनके अंडर जो काम करते हैं, चीफ के अंडर फिर कमिश्नर्स काम करते हैं। ठीक है, कमिश्नर्स के अंडर आगे सबऑर्डिनेट उनके स्टाफ होते हैं। इसका चार्ट हम आगे देखेंगे। ये आ गया। सबसे पहले आप ये FBR कह लें, ये टॉप प्रायोरिटी पे FBR का मतलब बोर्ड। बोर्ड में क्या है, 11 लीगल मेंबर्स और चेयरमैन है। ठीक है, हर मेंबर अपनी अपने जो हेड है उसको डील कर रहा होता है, उसके हेड में जो कमिश्नर आते हैं, जो चीफ कमिश्नर आते हैं, वो उनको डील करता है। उसके नीचे फिर FBR के नीचे आ गए चीफ कमिश्नर और कमिश्नर अपील्स। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू चीफ के नीचे आ जाते हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक हो गया, पॉलिसी चेंज होती रहती है। अब इनके अंडर जो काम करेंगे वो सबसे एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, फिर डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, फिर असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। ये वो अथॉरिटीज़ होंगी जो इनके अंडर काम कर रही होंगी। ठीक है, इसके अलावा जो अदर ऑफिसर्स होंगे वो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू। ये जब बंदा इंस्पेक्टर से प्रमोट होता है तो फिर वो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू बन जाता है। ठीक है, उसके पास अथॉरिटी आ जाती है ऑर्डर्स इशू करने की। फिर इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट ऑफिसर, ये सीनियर ऑडिटर होते हैं। ठीक है, जो कि सिर्फ सेल टैक्स के मैटर को देख रहे होते हैं। सुपरिटेंडेंट इनलैंड रेवेन्यू, ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, सुपरिटेंडेंट्स के एडमिनिस्ट्रेशन टेंडर्स वगैरह, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह फॉलो हो रहे हैं। फिर आ जाते हैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना इसमें पोस्ट होती है, जो कि बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे होते हैं इसमें FBR के फंक्शन में, अपने ऑफिसर्स को असिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक सिंपल सा चार्ट था जो हमने देखा। अब आ जाते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ FBR क्या क्या हैं। सबसे पहले डिक्लेयर टैक्स पीरियड, वो डिक्लेयर टैक्स पीरियड करना ये FBR का काम है। ये रोज़ रोज़ तो होता नहीं है, एक दफ़ा पीरियड डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जी ये टैक्स पीरियड होगा। जैसे इस वक्त हमारा जो टैक्स पीरियड चल रहा है वो 31 जुलाई टू 30 जून चल रहा है हमारा। इससे पहले ये चेंज, इससे पहले कुछ और होता था जिसको आप कह लेंगे जी मार्च से अप्रैल हुआ करता था। अब ये चेंज हो गया, लेकिन ये किसका काम है, बोर्ड का काम है।
द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिक्लेयर अ पीरियड टू बी ट्रीटेड एज स्पेसिफिक टैक्स ईयर इन द केस ऑफ एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सनस और एनी सोर्स ऑफ इनकम। हमने जो टैक्स ईयर की डेफिनेशन में पढ़ा था, 3 किस्म के टैक्स ईयर्स होते हैं, एक नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो उन टैक्स ईयर्स को इशू करना किसी खास स्पेसिफिक पर्सन के लिए वो बोर्ड के पास पावर है, ठीक है। कमिश्नर के पास एप्लीकेशन देंगे, कमिश्नर उस एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड करने के बाद बोर्ड उसकी अप्रूवल देगा कि ठीक है ये इस शख्स के लिए ये वाला टैक्स ईयर अप्रूव कर दिया जाता है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, द बोर्ड कैन स्पेसिफाई द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर सर्टेन बिजनेसेस और क्लास ऑफ बिजनेस और एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम और एनी क्लास ऑफ पर्सन। वैसे तो नॉर्मल आपका जो अकाउंटिंग चल रहा है गैप है, उसके मुताबिक आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी एफबीआर देखे कि हमें इस स्पेसिफिक बिजनेस में ये गैप अकाउंटिंग सही नहीं लग रही, तो वो फिर स्पेसिफाई अकाउंटिंग कर सकता है एफबीआर के जी इसमें अपने बिज़नेस में आप ये वाली अकाउंटिंग जो है ना यूज़ करेंगे आप। अपॉइंटमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, अपने अंडर जो काम करने वाले हैं उनकी अपॉइंटमेंट एफबीआर खुद ही करेगा। एफबीआर कैन अपॉइंट एज मैनी इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटीज़ एंड अदर एग्जीक्यूटिव और मिनिस्ट्रियल स्टाफ्स ऑफिसर एंड स्टाफ एज मे बी नेसेसरी। जो भी अपॉइंटमेंट भर्तियाँ वगैरह करनी है उन्होंने अपने महकमे में वो एफबीआर खुद ही करेंगे। अब आगे हम देखेंगे कि सिर्फ मैं आपको एक हेड बता दूंगा, आपने उसे की 2-3 लाइनें ऐसे बनाकर उसके नीचे आपने लिख देनी है, कोई मसला नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट भी करनी है, वो भी एफबीआर ही करेगा। वैसे तो ऑडिटर होते हैं एफबीआर के अंदर, लेकिन अगर एफबीआर चाहता है कि किसी कंपनी का हम ऑडिट करें और बाहर से एक्सटर्नल सर्विसेज लेना चाहें तो भी एफबीआर कर सकता है। द बोर्ड अपॉइंट अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ एनी पर्सन। पर्सन से मुराद सिर्फ शख्स नहीं है, कंपनी या इंडिविजुअल है, एओपी है, या कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, इसके अलावा फॉरेन गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, तो ये सारी किस में आ रही हैं, पर्सन में आ रही हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर, अगर गवर्नमेंट कोई सर्वे करवाना चाह रही है तो वो एफबीआर को ड्यूटी असाइन किया, तो एफबीआर के पास ये पावर्स हैं कि वो किसी कंपनी को या किसी सर्वे कंपनी को वो अपॉइंट करके अपना सर्वे कंप्लीट करवा सकती है, किसी की जासूसी भी करवा सकती है अपने बंदे अपॉइंट करके। द बोर्ड कैन अपॉइंट एनी प्राइवेट एजेंसी, फर्म और कंपनी टू कैरी आउट सर्वे इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक पर्सन और एरिया एज डीम फिट बाय द बोर्ड। जैसा बोर्ड चाहे वैसा सर्वे करवा सकती है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स, ये भी इसके पास हैं कि अपनी कुछ ऐसी पावर्स हैं कि जो कि वो आगे डेलीगेट अपने सबऑर्डिनेट को कर सकता है एफबीआर। पावर्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जेम्प्ट इनकम, ठीक है, कि किस इनकम को किस साल एग्जेम्प्ट करना है। जब उन्होंने किसी चीज़ को प्रमोट करना है, एक्सपोर्ट को अगर प्रमोट करना चाह रही है गवर्नमेंट, तो फिर क्या करेगी, एक्सपोर्ट की इनकम को एग्जेम्प्ट कर देगी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जब उनको बेनिफिट होगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो फिर वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर सकेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ जुरिसडिक्शन, जी किस चीफ़ कमिश्नर को कौन सा एरिया देना है, कौन से टैक्स पेयर देने हैं, ये जुरिसडिक्शन डिफ़ाइन करना भी एफबीआर का काम है। जुरिसडिक्शन का मतलब कि उनकी हद बता देना कि आपने कहाँ किस किस टैक्स के पेयर के ऊपर आपने काम करना है। अप्रूवल ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का जो होती है ना खैराती इदारे जो फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे होते हैं, उनकी अप्रूवल भी जो है ना बोर्ड देता है। कमिश्नर यहाँ से एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देते हैं कि हमने सारा काम अपना कर लिया है, सारी रिक्वायरमेंट्स इनकी हमने ले ली हैं, ये हमारी रिपोर्ट है, अब आप इसके ऊपर अप्रूवल दे दें, तो वो अप्रूवल बोर्ड देता है। अपॉइंटमेंट ऑफ वैल्यूअर्स, वैल्यूअर्स का मतलब कि जो हमारे टैक्स की फॉर्मेशन में अगर हमारे साथ कोई बेहतर काम कर सकते हैं तो उसकी अपॉइंटमेंट भी जो है ना एफबीआर कर सकता है। जिस तरह कोई अच्छे लॉयर्स को अपॉइंट कर लिया, कुछ उनसे कीमती राय ले ली, तो उसमें भी जो है ना वैल्यूअर्स ये एफबीआर कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ये वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जुरिसडिक्शन से रिलेटेड ही है कि जी किस चीफ़ कमिश्नर, चूँकि बोर्ड के अंदर चीफ़ कमिश्नर आते हैं तो वो चीफ़ कमिश्नर की हम बात करेंगे कि चीफ़ कमिश्नर को कौन सा एरिया देना है, कौन से टैक्स पेयर देने हैं, कौन सा सेक्टर देना है। चूँकि बिजनेसमैन के मुख्तलिफ सेक्टर हैं, अगर आप देखें टेक्सटाइल सेक्टर है, बिल्डिंग एंड डेवलपर सेक्टर्स है, इसके अलावा स्टील सेक्टर है और बहुत से सेक्टर हैं, और उनकी जुरिसडिक्शन या उनको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करना ये भी एफबीआर का काम है। मेक रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर वो होते हैं कि जो टैक्स पेयर के बिहाफ पे एफबीआर में अपने आप को मीटिंग अटेंड करवा के उनका केस लड़ सकते हैं, ठीक है।
टैक्स पेयर ख़ुद भी आके अपनी वेरिफिकेशन दे सकता है, लेकिन जो बड़े टैक्स पेयर होते हैं जिन्होंने अपना कानूनी तरीके से काम करना होता है, वो फिर बड़े बड़े प्रैक्टिशनर्स को हायर कर लेते हैं, तो उसकी भी अप्रूवल जो है ना बोर्ड देता है, उसके रूल्स बनाता है कि जी किस तरह क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसने क्या किया होगा तब वो प्रैक्टिशनर बन सकता है, अदरवाइज़ वो प्रैक्टिशनर नहीं बन सकता। ये भी रूल्स कौन बनाएगा? बोर्ड बनाएगा। अप्रूवल ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की अप्रूवल भी बोर्ड ही देगा। यहाँ से एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देंगे, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद एफबीआर उसकी रिविजिटिंग करने के बाद उसको अप्रूव कर देगा। सर्कुलर नोटिफिकेशन इशू बाय द बोर्ड, होता यूँ है कि साल के दौरान में भी अगर कोई चेंजिंग करनी पड़ जाती है टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत, टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, तो फिर वो सर्कुलर वगैरह और नोटिफिकेशन वगैरह इशू करना ये भी बोर्ड का ही काम होता है। कोई बंदा रिटायर हो रहा है तो उसका नोटिफिकेशन भी बोर्ड ही करेगा। अनएक्सप्लेन्ड इनकम एंड एसेट्स, अनएक्सप्लेन्ड इनकम एंड एसेट्स, इनके बारे में भी जो है ना बोर्ड ही अप्रूवल देगा। जैसे कोई एमनेस्टी स्कीम आ गई है, एमनेस्टी स्कीम ये भी बोर्ड इशू करेगा कि जी अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट को कैसे ट्रीट करना है। अप्रूवल टू लीजिंग कंपनी एंड मुदारबा, लीज़ कंपनी वो होती हैं कि जो कि आपको चीज़ प्रोवाइड कर देती हैं, फिर उसकी किस्त आपसे लेते रहते हैं, उसकी अप्रूवल भी जो है ना बोर्ड देगा। और मुदारबा कंपनी वो होती हैं जिसमें एक बंदा पैसे लेकर आता है, दूसरा जो है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इस कंपनी की अप्रूवल भी बोर्ड ही देगा। पावर्स टू मेक रूल्स, जी तमाम रूल्स बनाने की पावर जो है ना वो बोर्ड के पास ही है। बोर्ड ही रूल बनाएगा कि कौन सा काम किस तरीके से करना है, वो बोर्ड नहीं करना है। प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न्स, रिटर्न किस तरह फ़ाइल की जाएगी, ऑनलाइन फ़ाइल करनी है या मैनुअल फ़ाइल करनी है, ये सारा प्रोसीजर जो है ना वो एफबीआर बोर्ड खुद देख रहा होता है। सिलेक्शन फॉर ऑडिट बाय बोर्ड, रैंडम बेल्टिंग होती है हर साल, उसमें टैक्स पेयर को सिलेक्ट कर लिया जाता है कि आपका हमने इस साल ऑडिट करना है, तो वो भी बोर्ड ही करता है। पब्लिश एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, एटीएल जो इशू करना है वो भी बोर्ड का ही काम है, जिसमें तमाम टैक्स पेयर्स की जो रिटर्न फाइल होती हैं उनका रिकॉर्ड होता है कि इस साल पिछले साल किस किस शख्स ने रिटर्न फाइल की है। प्रिपरेशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म्स बनाना ये भी एफबीआर का काम है। फॉर्म का मतलब कुछ स्पेसिफिक किस्म के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ गया या रिटर्न का फॉर्म आ गया, इस तरह के जो फॉर्म बनाने हैं वो एफबीआर ने ही उसमें अमेंडमेंट या चेंजिंग वगैरह करनी है। अप्रूवल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना चाह रहा है उसकी अप्रूवल भी एफबीआर ही देगा। स्कीम फॉर टैक्स पेयर, जैसे पहले बात हो गई कि एमनेस्टी स्कीम आ जाती है कि जी आपने जो अपने एसेट डिक्लेयर नहीं किया आप उस पर थोड़ा सा टैक्स देकर अपने एसेट डिक्लेयर कर सकते हैं, हम आपसे दोबारा नहीं पूछेंगे। ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग, अपने सब ऑर्डिनेट्स की जो ट्रांसफ़र करना है उनकी कहाँ पोस्टिंग करनी है, ये भी बोर्ड का ही काम है। तो ये आज के थे फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ एफबीआर। अगर आप मज़ीद इसके लेक्चर लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जो है ना मुकम्मल वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं ताकि आपका बिज़नेस टैक्सेशन का जो है ना वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो सके। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।